बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और चैप्टर है 5 जिसका नाम है विधायिका। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से संबंधित जो आपके टॉप 10 क्वेश्चन आंसर हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग वो हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की इनकी चांसेस बहुत ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो अच्छी लगे एंड तक देखने के बाद तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला प्रश्न है कि विधायिका क्या है, अर्थात जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के नाम की परिभाषा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप 3 पॉइंट में या फिर 2 पॉइंट में लिख सकते हैं। देखिए 2 मार्क्स का प्रश्न है तो आप कम से कम 3 पॉइंट तो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर। यह सरकार का वह अंग है जो देश के लिए देश स्तर पर नीतियां बनाता है, अर्थात विधायिका जो है वो देश स्तर पर नीतियां बनाने का कार्य करता है। इसके पास संविधान की कई कार्यकारी शक्तियां भी होती हैं। ठीक है, भारत की जो संघ है, ठीक है, भारत संघ की जो विधायिका है उसे हम संसद भी कह देते हैं, और जो राज्यों की विधायिका है उसे विधानमंडल या फिर विधानसभा कह देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ विधायिका की परिभाषा समझ में आ गई, और एक तरफ केंद्र स्तर सॉरी भारत की जो संघ की विधायिका है उसे संसद कहते हैं, और राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या फिर विधानसभा, ये दो ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विधायिका का चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा होता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। अर्थात विधायिका का चुनाव कौन करता है? जनता, यानी कि सर्वाधिक मत के आधार पर ही विधायिका के जो सदस्य है उनका चुनाव होता है। ठीक है बच्चों, तो विधायिका से आप क्या समझते हैं? 2 मार्क्स में अगर आएगा तो आप ये जो 3 पॉइंट है इन्हें लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब है कि भारतीय संघ की जो विधायिका है इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय संघ की विधायिका को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 2 भाग है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। बच्चों लोकसभा और राज्यसभा इसका अलग से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा, एक 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक विशेषताओं के बारे में और एक इनके अंतर के बारे में, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। पहले एक छोटा सा पॉइंट समझिए 2 नंबर में कि लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में आप क्या क्या लिखेंगे। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले है लोकसभा, यहाँ पे लिखेंगे भारतीय संसद के अस्थायी सदन। किसको? अस्थायी सदन, अर्थात लोकसभा अस्थायी सदन होता है। ठीक है, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और इसके जो सदस्य, कुल सदस्य की संख्या हो सकती है 552। हालांकि हर जगह कहीं पे आप 550 545 भी देखेंगे, लेकिन इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 552। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ये अन्य सदन, जिसे हम कहते हैं स्थायी सदन। स्थायी का मतलब ये राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, लोकसभा एक टाइम को भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि अगर 100 सदस्य है तो उसमें से 1/3 यानी कि 33 लोगों का चुनाव जो है वो हर प्रत्येक 2 वर्ष में होता रहता है। इसलिए राज्यसभा को आप भंग पूरी तरीके से नहीं कर सकते, और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो ये तो हो गए 2 सदन। अब देखिए भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि सदन की जो अधिकतम संख्या है वो 552 होगी। ठीक है, अधिकतम सदन संख्या कितनी होगी लोकसभा की? 552, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि जो सांसद है वो 530 किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? राज्यों का। 20 सदस्य जो है वो संघ शासित, अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, और 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा इसमें क्या किए जाएंगे? नामित किए जाएंगे, यानी कि उन्हें पद दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 45। ठीक है, 545 टोटल, पहले 552 थी, लेकिन अभी क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश अलग हुए हैं, नया राज्य भी बना है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसकी सदस्य संख्या जो लोकसभा की है वो हो गई है 545। तो अगर अब आप लिखेंगे कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है तो आप 552 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये 552 आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 545। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 552 ये बताया था पहले, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पहले की पता हो जाए कितनी है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है, अभी मैं 2021-22 की बात करूं तो यहाँ पे जो है 545 है, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक राज्य लद्दाख बना है नया। ठीक है, और वहीं जो मतलब जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव और दादर नागर हवेली, वो दोनों मिलके एक बन गए हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि सदस्य संख्या जो है वो कम हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आएगी लोकसभा के सदस्य के बारे में और राज्यसभा के बारे में, 2 सदन कौन कौन से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें इन 2 सदनों की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी है। ठीक है, लोकसभा की
और राज्यसभा की, इसमें 2 सदनों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो देखिए वैसे तो उसके कई कारण हैं, लेकिन अगर 2 मार्क्स में ये पूछा जाएगा तो आप ये 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला है उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके एवं विधेयक पर पुनर्विचार। देखिए पहले को समझते हैं। भारत जो है वो आपको पता है कि बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो ऐसे में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए हमें 2 सदनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोकसभा केंद्रीय स्तर पर, लोकसभा जो है और राज्यसभा जो है, इन सभी में अलग अलग वर्गों को अलग अलग तरीके से इसमें क्या किया जाता है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वहीं दूसरा है विधेयक पर पुनर्विचार, अर्थात एक सदन के द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार होता है। और जब पुनर्विचार होता है तो सिंपल सी बात है कि कोई भी एक सदन किसी भी कानून को जल्दबाजी में नहीं थोप सकता है, इसीलिए प्रत्येक विधेयक पर एवं नीति पर 2 बार विचार हो जाता है, जो कि देश के लिए काफी अच्छी बात है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं 2 मार्क्स में, उचित प्रतिनिधित्व एवं विधेयक पर पुनर्विचार। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, संसद के प्रमुख कार्य। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में ही बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो बनेंगे। कैसे? देखिए सबसे पहले हम इसके कार्य पढ़ लेते हैं, संसद के प्रमुख कार्य कौन से। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको भी मैं अलग अलग टाइप से आपको बताऊंगा। पहले 2 मार्क्स में देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे केंद्र तथा राज्य स्तर पर कानून बनाती है। संसद क्या करती है? केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कानून बनाती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। जी हमें पता है अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। सरकार के बड़े पद पर आसीन अधिकारियों की नियुक्ति एवं उन्हें अपदस्थ करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के बनेंगे। कौन सा? कि संसद जो है वो कानून का निर्माण कैसे करती है 6 मार्क्स में, और विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है। ये 6 मार्क्स में प्रश्न बच्चों आपके 2 बनेंगे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, संसद के प्रमुख कार्य। 2 मार्क्स में आएगा तो आप ये 3-4 लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जहां तक मुझे लगता है कि पूछा ही जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है वो पहले बहुत बार पूछे जा चुके। कैसा प्रश्न है? देखिए द्विसदनीय राज्य पद्धति से आप क्या समझते हैं एवं इसके पक्ष व विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। अर्थात द्विसदनीय राज्य व्यवस्था जो है इससे आप क्या समझते हैं और इसके पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि द्विसदनीय राज्य पद्धति होती क्या है। तो किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र अर्थात किसी राज्य में शासन को चलाने के लिए द्विसदनीय राज्य पद्धति की व्यवस्था की गई है। अर्थात मान लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है एवं तेलंगाना है। तो यहाँ पे क्या है, ये जनसंख्या की दृष्टि से भी ठीक है क्या है, बहुत बड़े राज्य हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये सभी बड़े राज्य हैं। तो ऐसे में इन सभी को डिवाइड करके, ठीक है, ताकि शासन जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके, तो डिवाइड कर दिया गया है इन राज्यों को कि इस क्षेत्र में इस इतने एरिया में एक ये सदन होगा और इस एरिया में ये सदन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 2 सदन है, ठीक है। जैसे देश स्तर पे क्या है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ऐसे ही राज्य स्तर पे विधानमंडल विधानसभा होती है। उसके अलावा भी जो है वो द्विसदनीय राज्य इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। तो एक तरफ विधानसभा, एक विधानमंडल। उसके बाद है संसद में लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही संविधान ने 2 राज्यों की द्विसदनीय व्यवस्था का अधिकार दिया गया। अब राज्य कौन से है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, ठीक है। तो ये होगी द्विसदनीय राज्य पद्धति जो है ये क्या होती है, यानी कि जिस तरह से देश स्तर पर 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही राज्य स्तर पर भी 2 सदन होंगे, उसी को हम द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। अब देखिए इसके पक्ष की हम बात करते हैं। तो इसके जो पक्ष के विचार है वो ये कहते हैं कि भाई इसके अस्तित्व में आने से बेहतर बहस हो सकेगी, बहुमत की सरकार को जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की जांच की जा सकेगी। अर्थात जैसे क्या होता है कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे कि एक लोकसभा है और यह है राज्यसभा। तो लोकसभा एवं राज्यसभा क्या करते हैं कि इनमें जब बहस होती है किसी भी विधेयक को लेके, तो वो जो विधेयक होता है वो जनता के लिए हमेशा अच्छा साबित होता है। और कोई भी एक, जैसे मान लीजिए लोकसभा कोई उसको मतलब लागू करना है, तो क्या कहती है लोकसभा कि अगर उसे जल्दबाजी में निर्णय लेती है तो ये राज्यसभा क्या करेगी, उसे
रोक सकती है। ठीक है, तो यही फायदा होता है द्विसदनीय राज्य पद्धति का। तो यह है इसके पक्षक विचार। अब इसके विपक्षक सुनिए। ये लोग कहते हैं कि इससे कानून बनाने में देरी होती है, अर्थात किसी कानून को जल्दी में अगर लाना है, किसी चीज को बचाना है जल्दी में, तो इससे कानून बनाने में देरी होती है। इससे सदन को राजनीतिक व्यक्तियों से भरा जाता है, अर्थात जो सदन होते हैं, ठीक है, ये दो द्विसदनीय राज्य पद्धति है, इसमें अनेक राजनीतिक व्यक्तियों को भरा जाता है जो चुनाव नहीं जीत सकते, तथा यह सरकारी पैसे की बर्बादी है। अर्थात ये कहते हैं कि भैया ये जो दो सदन है, इनमें क्या कहते हैं, हम जबरदस्ती लोगों को भर देते हैं जिसके अंदर चुनाव जीतने की योग्यता भी नहीं होती है, और ये सभी जो है पैसे की बर्बादी है। तो ये है इसके पक्षक विचार। ठीक है बच्चों, तो जो द्विसदनीय राज्य पद्धति क्या होती है, इसके पक्ष, इसके विपक्ष, ये सारी चीजें आई होप आप सभी को अच्छी से समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दल बदल से आप क्या समझते हैं। ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है प्रश्न, दल बदल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये दल बदल। तो उत्तर लिखेंगे, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, अर्थात कोई सदस्य जो है उसके दल के द्वारा ये आदेश दिया गया कि भाई आपको यहाँ पर जो है एक संगठन हो रहा है, यहाँ पे आपको आना है, तो उस दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करने पर, अर्थात उसके कहने पर न आने पर तथा विपरीत सदन में मतदान करने पर, अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र देने पर उसे कहते हैं दल बदल। यानी कि किसी भी प्रकार से जब कोई व्यक्ति एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है तो उसे हम कहते हैं दल बदल। अब इसमें जो उदाहरण है वो मैंने आपको समझा दी है कि किसी व्यक्ति ने, मतलब सदस्य ने बुलाया उसके दल के प्रमुख नेता ने कि यहाँ पे आना है, वो नहीं आता है, मतदान किसी और को करना था उसने किसी और को कर दिया है, या त्याग पत्र दे दे, तो इस स्थिति को हम कहते हैं दल बदल। ठीक है, चलिए आगे है कि दल बदल निरोधक कानून जो था वो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, लेकिन 91 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसे दोबारा से इसकी परिभाषा जो थी उसमें बदलाव किया गया था। ठीक है बच्चों, तो दल बदल क्या होता है ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको समझिए इस तरह से, ये एक ए दल है, ठीक है, एक है ये बी दल, ए एंड बी दल। तो क्या है कि ये ए में जो मान लीजिए ये एक सी मतलब कि ये एक डी बंदा है, ठीक है, ये डी, ये ए क्या करता है, ए जो है ये एक प्रमुख है इस पार्टी का, ये कहता है कि भाई आपको यहाँ पे इस टाइम पे आ जाना है, आप हमारे सदस्य हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उपस्थित नहीं हुआ, इसने कहा कि भाई आपको इस बी को मतदान करना है, इसने क्या किया, मतदान भी नहीं किया। हाँ, फिर इसने क्या किया, स्वेच्छता से सदस्यता अपनी दे दी, त्यागपत्र दे दिया। तो इस चीज को क्या कहते हैं, हम दल बदल कहते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया, आई होप कि दल बदल के बारे में ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। बहुत बड़ा प्रश्न है, मतलब कि अच्छा भी है और बड़ा प्रश्न है। देखिए, लोकसभा जो है वो कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं, अर्थात लोकसभा कार्यपालिका पर सिर्फ नियंत्रण रखने की ही संस्था नहीं है, बल्कि जन संभावना और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच भी है। क्या आप इससे सहमत है, कारण बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि हाँ भाई ये जो कथन है क्या है, उचित है। कैसे, लोकसभा जो कि 552, हालांकि यहाँ पे मुझे 545 लिखना चाहिए था, ठीक है, 545 प्रतिनिधियों का सदन है। ये सदस्य लगभग 135 करोड़ से अधिक भारतीय जनता की इच्छाओं, हितों, भावनाओं एवं अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, कितने, 135 करोड़ की भारतीय जनता, उनकी इच्छाएं, हितों, भावनाओं, अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे मत के द्वारा ही, हमारे जो इनके चुनाव हुए हैं, हमने इन्हें चुना है, इसलिए ये हमारे इन सभी अपेक्षाओं का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता जो है वो लोकसभा में यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है। ये प्रतिनिधि जन अभिव्यक्ति के साधन होते हैं, क्योंकि हमने अपना मत दिया है, हमने इन्हें जिताया है, हमने इन्हें चुना है, तो ये हमारी यानी कि जन अभिव्यक्ति के साधन है। निश्चित रूप से लोकसभा एक ऐसा मंच है जहां जन भावनाओं की कद्र की जाती है, उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य किया जाता है, क्योंकि लोकसभा वास्तविक रूप से जनता की ही सभा होती है।
सरकार की मनमानी पर नियंत्रण रखना, जनता के हितों को ध्यान में रखना, इच्छाओं व आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाना भी लोक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है। अर्थात लोकसभा जो है वो क्या करती है, सरकार की मनमानी पर नियंत्रण रखती है, जनता के हितों को ध्यान रखती है, उनकी इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को क्या करती है, सरकार तक पहुंचाती है, एवं लोक कल्याण के जो अन्य कानून है वो क्या करती है, लोकसभा जो है वो बनाती है। तो इस सभी बातों से हम ये समझ सकते हैं कि लोकसभा जो है वो कार्यपालिका पर सिर्फ नियंत्रण रखने का ही कोई संगठन नहीं है, बल्कि ये जो है वो जन भावनाओं की, जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का भी मंच है। ठीक है, अर्थात यह न केवल कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है बल्कि जनहित के कल्याण एवं विकास के लिए सदैव तत्पर भी रहती है, क्योंकि इसे हमारे द्वारा ही चुना गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये एक चीज पहले आप लिखेंगे कि भारतीय संसद के अस्थायी सदन को लोकसभा कहते हैं। अस्थायी मतलब जिसे भंग किया जा सकता है, ठीक है, जिसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। इसकी सदस्य संख्या 552 है। ठीक है, आपको 545 लिखनी है। इसके कार्य निम्नलिखित है। कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला है संघ सूची एवं संवती सूची के विषय में कानून बनाती है। संघ सूची जो होती है जिसमें लोकसभा ही बना सकती है, संवती सूची जो होती है जिसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों मिलकर कानून बनाती है। ठीक है, धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। अर्थात जो विधेयक होते हैं, जो कानून निर्माण होता है, वो लोकसभा करती है। कर प्रस्तावों, बजट, वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों की स्वीकृति देती है। अर्थात जो प्रस्ताव होते हैं यानी कि टैक्स से संबंधित जो भी प्रस्ताव होते हैं उनको ये पारित करती है, स्वीकृति देती है। बजट पेश करती है कि इतना बजट इस साल का बैठना है, कहाँ पे खर्चा किया जाना है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय जो भत्ता है, वार्षिक वित्तीय जो पैसा है वो कहाँ से आना है, कितना आना है, कहाँ पे क्या खर्च होना है, ये सभी क्या करती है, लोकसभा देखती है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ठीक है, इसके माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। इसके माध्यम, ये जो क्वेश्चन है कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये धन विधेयक वाला जो है यानी कि विधेयक का निर्माण कैसे होता है, ये भी 6 मार्क्स का आएगा। तो इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और बाकी चीजें तो आपको पता ही है कि संविधान में संशोधन करती है, आपातकाल की घोषणा भी करती है, उसकी स्वीकृति देती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। अर्थात देखिए, लोकसभा की शक्ति का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इसके चुनाव में एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, लोकसभा की। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में और उनको पद से हटाने के लिए क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, लोकसभा, यानी कि संसद कह लीजिए, संसद का सदन है लोकसभा। और एक चीज आपको ये बता दूं, लोकसभा की जो शक्ति है उसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा लीजिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, इनको हटाने के लिए जो महाभियोग होता है, ठीक है, महाभियोग, ये दोनों पर ही चलाया जाता है, राष्ट्रपति पे भी, उपराष्ट्रपति पे भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन चारों पर ही महाभियोग प्रक्रिया जो है वो चलाई जाती है। कब चलाई जाती है, जब ये लोग संविधान का अतिक्रमण करते हैं, अपने अधिकार का उल्लंघन करते हैं, संविधान की सीमा के अंदर रहकर कार्य नहीं करते हैं, तब इन पर यह महाभियोग चलाया जाता है। इसके बारे में 4 नंबर का क्वेश्चन हमने देखा था बच्चों, पार्ट जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें हमने देखा था। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, महाभियोग क्या होता है, लोकसभा की शक्तियां कौन कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यसभा की शक्तियां, लोकसभा की हमने देख ली, अब राज्यसभा की देखिए। तो एक भूमिका बनाएंगे आप कि भारतीय संसद के अन्य सदन, जिसे हम स्थायी सदन कहते हैं, वो राज्यसभा होती है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 31 सदस्यों का चुनाव होता है। इसकी शक्तियां निम्नलिखित है। चलिए पहले देखते हैं, सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है, धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तुत करती है। धन विधेयक बनाती लोकसभा है, लेकिन संशोधन को प्रस्तुत करती है राज्यसभा। संवैधानिक संशोधन पारित कर सकती है। देखिए कुछ जो है वो शक्तियां बराबर है, कुछ शक्तियां में कमी है, राज्यसभा एवं लोकसभा में कुछ कुछ अलग है और कुछ बराबर है। जैसे कि अगर हम विधेयक की बात करें तो विधेयक पर क्या कहते हैं, विचार तो दोनों कर सकती है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में जो अधिक शक्ति है वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। संवैधानिक संशोधन दोनों कर सकती है, लेकिन हाँ कि जो विचार विमर्श है, जो वाद विवाद है, वो दोनों सदनों में होगा।
ये भी प्रश्न पूछकर संकल्प एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है। अर्थात राज्यसभा चाहे तो जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा को राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। हालांकि संमति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों बनाते हैं, लेकिन अगर चाहे तो जो राज्यसभा है वो अपनी सूची में संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकते हैं। अब वही चीज है, ये वाली हमने देखी थी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भागीदारी होती है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, दोनों की अधिकार सेम है। इसमें उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है। अर्थात यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है, हाँ, तो इसके बारे में निर्णय तो दोनों लेंगे, लेकिन जो प्रस्ताव है वो सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो राज्यसभा की शक्तियां क्या है इसके बारे में आई होप बच्चों आप सभी को ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। संसद जो है, ठीक है, वो स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। ठीक है, संसद जो इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी शक्ति है, एक ऐसी संस्था है जो देश के सभी कानून बनाती है, ये जो है वो खुद को नियंत्रित कैसे करती है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे संसद जो कि संविधान के नियमन तथा देश के संचालन में एक अहम भूमिका निभाती है, उसे भी स्वयं को कई तरीकों से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। कौन कौन से तरीके? सबसे पहला, संसद में वाद विवाद की प्रक्रिया एवं संसद का सारथिक व अनुशासित होना इसके नियंत्रण के लिए काफी आवश्यक है। जब वाद विवाद होता है तो इससे क्या होता है कि लोगों के बीच के अंदर का जो एक गुस्सा होता है वो वाद विवाद के जरिए निकल जाता है, और जो भी नीतियां वगैरह बनानी होती है उसके संबंध में जब दोनों में बहस होती है तो क्या होता है कि ये आपस में एक दूसरे की बातों को समझते हैं, और जो वर्तमान परिस्थितियां होती है उसके अकॉर्डिंग जब विधेयक का निर्माण होता है तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें एक तरीके से अनुशासित हो जाती है। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। सदन का अध्यक्ष, ठीक है, जैसे लोकसभा का है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो विधायक, ये जो कार्यवाही होती है, जो बहस वगैरह होती है, इसके बारे में सबसे अधिक जो शक्तिशाली होता है वो कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी। कौन? सदन का अध्यक्ष। किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी कि राज्य में शासन को चलाने के लिए द्विसदनीय राज्य पद्धति की व्यवस्था की गई है। अर्थात संसद जो है वो उसने स्वयं को नियंत्रित करने के लिए क्या किया है कि कुछ बड़े भौगोलिक राज्यों में, क्षेत्रों में शासन को चलाने के लिए द्विसदनीय राज्य पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। दल बदल निरोधक कानून, ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। कौन कौन से पॉइंट एक बार देखिए यहाँ पे। पहले तो एक तो है संसद में वाद विवाद के जरिए स्वयं को नियंत्रित रखती है। दूसरा है कि जो निर्णय लेने का अधिकार है वो है सदन के अध्यक्ष को, ठीक है। फिर आप एक पॉइंट लिखेंगे द्विसदनीय राज्य पद्धति के बारे में, और एक पॉइंट लिखेंगे दल बदल निरोधक कानून के बारे में। तो टोटल जो है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये हो जाएगा आपका चौथा पॉइंट। ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं 4 मार्क्स में। अब देखिए दल बदल निरोधक कानून का ये तो हमने अभी देखिए था, 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत ये बना था। 91 में इसे दोबारा संशोधित किया गया, और उसके बाद कहते किसे ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है, ये 4 पॉइंट आप संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर है 11। हालांकि ये जो प्रश्न है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के कामकाज के लिए संसदीय समितियों का गठन एक अहम पहलू है जो कि विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है एवं प्रशासनिक कार्यों पर नजर रखती है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के कामकाज के लिए जो संसदीय समितियां होती हैं उनका गठन किया जाता है। ये समितियां जो है वो विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है एवं प्रशासनिक कार्यों पर नजर भी रखती है। अब कुछ वित्तीय समितियां जो है इनके प्रकार देख लेते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं वित्तीय समितियों के। एक होता है लोक लेखा समिति, ये क्या करती है कि भारत सरकार के विभिन्न विभाग का खर्च नियम अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जांच करती है। एक है प्राक्कलन समिति, ये देखती है कि भाई जो खर्चा है, ठीक है, जो पैसा है उसे खर्च कैसे कम किया जाए। लोक उपक्रम समिति ये क्या करती है, सरकारी उद्योगों का व्यवसाय कुशलता पूर्वक चले
इसके लिए उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है। सरकारी उद्योग जो है उनकी रिपोर्ट की जांच करती है कि उनका व्यवसाय सही रूप से चलता रहे। ठीक है बच्चों, तो संसदीय समितियां क्या होती हैं एवं वित्तीय समितियों के प्रकार कौन से हैं, ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार दोबारा से हम समराइज करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चन आंसर किए हैं। सबसे पहले हमने देखा बच्चों विधायिका होती क्या है, विधायिका के दो भाग कौन कौन से हैं और दो भागों की हमें आवश्यकता क्यों है, संसद के कौन कौन से कार्य होते हैं, द्विसदनीय राज्य पद्धति क्या होती है, पक्ष विपक्ष में तर्क हमने देखे हैं। फिर देखा हमने दल बदल निरोधक कानून क्या है। लोकसभा जो है वो कार्यपालिका पर सिर्फ नियंत्रण करने की संस्था नहीं है बल्कि जन संभावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का भी मंच है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लोकसभा की शक्तियां, 9 राज्यसभा की शक्तियां, 10 संसद जो है वो स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, 11 संसदीय समितियां क्या है एवं वित्तीय समितियां कौन कौन सी होती है। चलिए तो यहाँ पे आज का वीडियो हमारा खत्म होता है बच्चों, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक करते तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर आप पहली बार आ गए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के हैंडल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके हमें यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे जरूर बच्चों फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो नोट्स है वो वगैरह प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। पढ़ते रहिए, सभी को खुश रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।